प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज होगा प्रहार। वहीं राजस्थान के कोटपुतली में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को किया संबोधित। जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ भी की बैठक। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में किया धुआंधार प्रचार। बिहार में चढ़ रहा है सियासी पारा। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए को पूरा समर्थन देने की कही बात। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी शुरू किया प्रचार। दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम तेज। अरुण गोविल और भूपेश बघेल समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस ने 17 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दावा। भाजपा ने ज्वाइन करने का भिजवाया ऑफर। कहा, मुझे सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की चल रही है साजिश। बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ऑफर भेजने वाले का नाम बताने की दी चुनौती। आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा, आपके पार्टी फंड में आरोपियों ने चुनावों के लिए दिया था चंदा। एजेंसी ने आरोपियों की 8 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति भी की अटैच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को किया खारिज। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, कोई नाम बदलने से नहीं बदल सकता ये तथ्य। इस मामले में विपक्ष द्वारा सवाल उठाने को बताया बेतुका और आधारहीन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 10 नक्सली ढेर, कई घायल। इंसास और AK-47 समेत हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आबकारी नीति मामले में जब से ईडी की जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। भाजपा भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हमलावर है, तो वहीं आप चुनावी माहौल में अपनी जमीन बचाने के प्रयासों में जुटी है। इसी के चलते आज आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है और आशंका जताई कि अब उनकी और 3 अन्य आप नेताओं की गिरफ्तारी होगी। लेकिन वहीं भाजपा के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सियासी पारा हाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई कि अब उनके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा की गिरफ्तारी होगी। आतिशी ने आरोप लगाया कि उनको एक करीबी के जरिए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि आतिशी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने चुनौती दी है कि उस शख्स का नाम उजागर करिए जिसने आपको बीजेपी में शामिल होने का संदेश दिया है। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए ये कैसा दोषारोपण कर रहे हैं।
अब आतिशी जी जांच की आंच का रुख दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्ढा जी की तरफ भी कर रही हैं। दरअसल ईडी के मुताबिक बीते सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने ये खुलासा किया था कि शराब घोटाले का महत्वपूर्ण किरदार विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी और उनके अन्य नेता सीएम बनना चाहते थे। केजरीवाल ने इनका नाम लेकर खेल कर दिया। वहीं आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश का नाम भी ले लिया। यह लंबी कड़ी चलने वाली है। इस पूरी पार्टी में अक्सर फुटबॉल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस तरह से झूठे आरोप लगाने से ये दोषी बच नहीं सकते। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सच भी सामने आ रहा है और ये सब अपने अपने ठिकाने पर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में हैं। अभी तक जेल से ही सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपकी रणनीति किस करवट बैठती है, ये तो वक्त बताएगा। उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसे जहां आप लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो वहीं भाजपा भी पलटवार कर रही है कि बरी नहीं हुए हैं संजय सिंह, सिर्फ जमानत पर हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में ईडी की कार्रवाई में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ के समक्ष 6 महीने से अधिक समय से जेल में बंद संजय सिंह की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध नहीं किया। कोर्ट की इस जमानत के बाद केस का ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने संजय सिंह को जमानत देते हुए स्पष्ट किया, केस के मेरिट को लेकर अदालत की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इस आदेश को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शराब घोटाले के मामले पर संजय सिंह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और जमानत पर रहते हुए संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसे सत्य की जीत करार दिया। भाजपा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमारी न्यायपालिका और संस्थाओं की निष्पक्षता को दर्शाता है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे। ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है वो खारिज हो गया। आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है, परंतु आपका स्टैंड है कि मैं सरकार जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। आपको आपके 62 विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं। हालांकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद ईडी द्वारा आबकारी घोटाले की जांच की आंच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। विकास सारथी और मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में बताया है कि आपके पार्टी फंड में आरोपियों ने चुनावों के लिए चंदा दिया था। एजेंसी ने आरोपियों की 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति भी अटैच की है। शराब नीति घोटाले में भी पैसा आपके पार्टी फंड में जाने की बात एजेंसी ने कही है। राजस्थान के कोटपुतली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रखीं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बचा है और इसलिए अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटपुतली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में एक ओर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमेशा ऐसी देश विरोधी और परिवारवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है और 2024 में भी राजस्थान बीजेपी को 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अपने खतरनाक इरादे जताने शुरू कर दिए हैं, इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सुख समृद्धि के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि देश में आज बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के कोटपुतली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से देश में आग लगाने की बात करने वालों को साफ कर देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर के नौजवानों का सपना ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश को आग लगाने वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष की गालियों और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सीएए का विरोध करने और घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में
ऐसा धस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकते। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पीएम मोदी ने कच्चातीव के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इसी पार्टी ने तमिलनाडु के पास समुद्र में स्थित इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। पीएम ने वादा किया कि आने वाले 5 साल देश हित में बड़े फैसले होंगे। रुद्रपुर से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में उतर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के साथ ही प्रचार अभियान भी अब जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार को देश और प्रदेश के लिए बेहतर बताया और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मांगा। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्बी आंगलोंग जिले में प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने खोवई में प्रचार किया। त्रिपुरा में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आए। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। Where huge development is taking place in our hill district, and you can see the support, sea of support for our candidate. जनता का उत्स्फूर्त प्रेम है, उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है। मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूँ और नागपुर मुझे अपना मानता है। यही चुनाव में दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी और समाधान। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख के नाम शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए पहले चरण में होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। चेन्नई दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई के एक्कातुथंगल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इसी सीट से एआईएडीएमके के उम्मीदवार जयवर्धन ने वेलाचेरी में रोड शो किया। भारतीय जननायक काची के संस्थापक और पेरम्बलूर सीट से भाजपा उम्मीदवार टीआर पारिवेंदर ने वलादी गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत की। तो इसी लोकसभा सीट से डीएमके उम्मीदवार अरुण नेहरू ने भी वलीकंदपुरम में चुनाव प्रचार किया और लोगों से मुलाकात की। वहीं अन्ना द्रमुक महासचिव ए.के. पलानीस्वामी ने थिरुपाथुर बाजार में लोगों से मुलाकात की और पार्टी के पर्चे बांटे। They are so indifferent, and because of that, many schemes that are supposed to come to Tamil Nadu is now stopped. Not that he is wantonly doing, but these people are not cooperating. But I think as a Prime Minister, he should have done much more for this state, where this state actually contributes more to the national development than taking from it. Overwhelming response from the people, a very positive response from the people. People are showing two leaf symbol, and people are welcoming us everywhere. And they want to get rid of this anti-people DMK government. So they were finding for an opportunity. So 2024 was the right opportunity for them. पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कोलकाता उत्तरी सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया। भाजपा के मौजूदा सांसद और गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन ने जनसंपर्क अभियान के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक दुकान पर चाय बनाई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। यूपी के मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन कराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने पर्चा दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले पुराने कम्युनिटी हॉल से कांकेर कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया।
नामांकन दाखिल करने के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कांकेर लोकसभा की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आज खास सरगर्मी नजर आई। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तो मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप और अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल के जरिए सीधा संवाद किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। प्रदेश में एनडीए के नेता भी दावा कर रहे हैं कि राज्य की सभी सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत होगी। माना ही है, देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य है। महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ। इस बीच महागठबंधन में अभी भी पूर्णिया सीट का पेच फंसा हुआ है। बीमा भारती को इस सीट से आरजेडी ने सिंबल दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के पप्पू यादव भी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सीट से एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का दावा है कि चाहे जो उम्मीदवार हो लेकिन जीत उन्हीं की होगी। कोई लड़े, मैदान खुला हुआ, प्रत्याशी तो आएंगे और किसी के लड़ने से, किसी के नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसीलिए सभी स्वतंत्र हैं, जो लोग भी मैदान में आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी ने इस बार मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वो बताएंगे ना। मैं तो समझता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा पार्टी के लाइन पे काम किया, पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ सब में भाग लिया, जनता से मिलते जुलते रहा। अब कहाँ वो कमी निकाले वो सब। बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य के संवेदनशील 2 जिलों नवादा और भोजपुर के डीएम और एसपी को हटा दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। चुनाव प्रचार में हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा मुद्दा मतदाता पर प्रभाव डालेगा, इसी फेर में लगी पार्टियों के लिए बिहार में अब बिहार प्राइड बड़ा मुद्दा बन रहा है। कारण लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सारण में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत और इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला। ऐसे में साफ है कि रोचक होगा सारण का मुकाबला। पूरे लाव लश्कर के साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जनसंपर्क का आगाज कर दिया है। किडनी दान कर अपने पिता लालू यादव को जीवन दान देने वाली रोहिणी आचार्य को इस बार राजद सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना रहा है। मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे बिहार प्राइड की लड़ाई से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटी का सम्मान नहीं और जो बेटी सिंगापुर में बहू बन गई है अब वो बिहार की उम्मीदवार बनेगी। ये बिहार की जनता तय करे कि जो सही में बिहारी है उसके साथ चलेगी या फिर उसके साथ जो सिंगापुर में जाकर वहाँ के लोगों की सेवा कर रही है। बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। वहीं रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव का परिचय ही परिवारवाद है। लालू जी ने 2 बेटे और 2 बेटियों को तो चुनाव मैदान में उतार दिया है। देखते हैं हमारी बची हुई 5 बहनों को कब चुनाव मैदान में उतारते हैं। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं
कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। बहरहाल लालू की लाडली बेटी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। सारण सीट पर उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में थे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। अमित शाह ने जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ बैठक के साथ ही बेंगलुरु में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बहू प्रिया ने अपने पति नकुलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच अमित शाह ने बेंगलुरु में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार विपक्ष का स्वागत करते नजर आए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, एक भ्रष्टाचारियों का कुनबा, कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। In politics, we welcome all opponents. Prime Minister also had made a similar rally. They have called from all over the, more than 10-12 taluks. When both the candidates have joined together, I think they would have conducted rally in a different place. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाए हैं। पहले राजनीति जाति, वंश और तुष्टीकरण पर आधारित होती थी, पर आज भाजपा विकास की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति के लिए काम करती है। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धत्ता दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बहू प्रिया नकुलनाथ अपने पति नकुलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए हिम्मत न हारने की बात करती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कर्नाटक के रामनगर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी ओर अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या? इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपसी विवाद खुलकर सामने आने लगे हैं। ताजा विवाद राहुल गांधी की वायनाड सीट से जुड़ा है। यहां से राहुल के चुनाव लड़ने पर माकपा नेता सुभाषिनी अली ने सवाल खड़े कर दिए। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी राहुल गांधी के बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं करने पर उन्हें घेरा। वहीं कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गईं जब प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ी पार्टी एसडीपीआई के समर्थन पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा और सवाल किए। राहुल गांधी के यूपी की अमेठी सीट छोड़ केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर उनके गठबंधन सहयोगी माकपा नेता सुभाषिनी अली ने
सवाल खड़े कर दिए हैं। सुभाषिनी अली ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन राहुल गांधी भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश के बजाय केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं, तो वहीं केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी राहुल गांधी के बीजेपी से सीधे मुकाबला नहीं करने के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों की सेवा की है और उन्हें वहां के लोगों का प्यार और विश्वास हासिल हुआ है। हालांकि भाजपा इसे इंडी गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार झगड़ा बता रही है। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी एक बहुत ही जिम्मेदारी भरी पहला चुनाव के 5 साल उन्होंने वायनाड की जनता की सेवा की, उनका प्यार पाया है, विश्वास पाया है, उसको निरंतरता देने के लिए दोबारा वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जो जायज है, वाजिब है, उचित है। The CPM and the Congress are partners in the India alliance. This is wherever there is an India alliance partner with the Congress, they are always in a fight with the Congress, squabbling. There is no political fight. There is a squabble going on about who has more of seats and who are more tough. केरल में लोकसभा चुनाव से पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF को समर्थन देने की घोषणा के बाद कांग्रेस में एक और विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन PFI के राजनीतिक संगठन का समर्थन स्वीकार करेंगे। Really shocking, the dangerous political move by Congress party, especially Rahul Gandhi and the UDF leaders from Kerala. The PFI, the banned terror organization, the PFI's political outfit, SDPI is openly supporting the Congress party, the UDF candidates in India. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy? For vote bank, you are compromising the national interests. बहरहाल अमेठी में मात खा चुके राहुल गांधी के लिए केरल की वायनाड सीट पर भी अब उनकी पार्टी के ही सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि जनता क्या निर्णय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस और वाम दलों के बीच लड़ाई दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। मौजूदा मामला राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने से जुड़ा है। दरअसल बात यह है कि केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने उनके वहां से चुनाव लड़ने की आलोचना की है। यह स्थिति तब है जब पश्चिम बंगाल में वामदल और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने कुछ अन्य राज्यों में भी वाम दलों के लिए सीटें खाली की हैं। वहीं झारखंड में वाम मोर्चा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे साबित होता है कि रामलीला मैदान में एकता सिर्फ फोटो तक सीमित थी। वहीं DD न्यूज के साथ बातचीत में वायनाड से CPI के उम्मीदवार N.E. राजा ने कहा कि राहुल गांधी का वायनाड से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जनता उनसे बहुत नाराज है। Even for Rahul Gandhi, you look at that. Not even once he raised the name of this constituency in Parliament. Exactly. So people are questioning me, will you be like that? That's why I'm telling them, even before asking vote from my voters, I'm telling them I will be with you. If you trust me, vote me. This is what I am doing. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुरादाबाद में सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के साइबर योद्धा को चुनावी रणनीति के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने विपक्षी नेताओं पर देश को टुकड़ों में बांटने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के साइबर योद्धाओं की बैठक थी और मैंने कहा है कि साइबर योद्धाओं को, हर योद्धा को मोदी बनना होगा, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। और मोदी जी ने ये न्यू मीडिया का उपयोग करके वो करके दिखाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी नेता के हैं तो नरेंद्र मोदी जी के, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स।
लगभग 97 मिलियन फॉलोअर्स के लगभग मोदी जी के 96.9 मिलियन केवल एक्स पर है। इसी तरह से उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद से ही मीडिया में अटकलें थीं कि सपा महासचिव शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव के इस फैसले से नाखुश हैं। लेकिन अब शिवपाल यादव ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने बेटे के लिए बदायूं सीट से टिकट की मांग की है। यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। फेक खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने फेक वर्सेस रियलिटी नाम से एक माइक्रो वेब पेज लॉन्च किया है। इस वेब पेज का उद्देश्य खबर की वास्तविकता को उजागर करना है। इस वेबसाइट पर भ्रामक खबरों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मिथ वर्सेस रियलिटी करके एक साइट बनाई है जो कि हमारी वेबसाइट पे रहेगी। हमारी जो भी eci.gov.in है और जो elections24.gov.in उस पर भी रहेगी। तो इसमें प्री पॉपुलेटेड कर रहे हैं हम लोग जितने भी मिथ्स हैं इलेक्शन के बारे में। तो इसमें 4 सेक्शंस बनाए हैं हमने, ईवीएम, वीवीपैट्स, इलेक्ट्रल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं और अदर्स। तो जैसे जैसे कोई चीज़ जो सत्य नहीं है वो सोशल मीडिया पे आएगी, वैसे वैसे हम उसको उठा के इस पे डालेंगे और उसका सत्य जवाब जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो इस पे देते रहेंगे। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसको बीच बीच में कोई भी विश्वास करने से पहले एक बार हमारा मिथ वर्सेस रियलिटी भी देख लीजिए। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारी और 12 पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण किए हैं। आज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक असम के 1, बिहार और ओडिशा के 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश के 3 जिलाधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें असम के उदालगिरी, बिहार के भोजपुर और नवादा जिला, ओडिशा के कटक और जगत सिंहपुर और आंध्र प्रदेश के कृष्णा, अनंतपुरामू और तिरुपति जिले के जिलाधिकारी शामिल हैं। जबकि झारखंड में देवघर, ओडिशा में अंगुल बहरामपुर, खुर्दा राउरकेला और आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, पलनाडु, चित्तूर, अनंतपुरामू और नेल्लोर के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। ओडिशा के कटक के डीसीपी और आईजी सेंट्रल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गुंटूर रेंज के आईजीपी स्थानांतरित कर दिए हैं। नेशनल ओबीसी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नेता पीयूष पांडा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। ओबीसी कमीशन ने टिप्पणी की जांच करने का फैसला किया है। ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिनों के भीतर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। ये अगर किसी प्रधानमंत्री श्री के उच्च पद पर बैठे हुए के प्रति ऐसी भावना, ऐसे विचार व्यक्त करते हैं कि जाति का नाम लेकर कि उन्हें राम मंदिर की उद्घाटन करने का अधिकार नहीं, अगर भावना व्यक्त करते हैं पिछड़ा जाति के व्यक्ति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, ये आपत्तिजनक निश्चित ही है। जिन्होंने शिकायत की, उचित शिकायत की है और शुभेंदु अधिकारी जी ने मुझे शिकायत भेजी है और अपेक्षा व्यक्त की है कि पिछड़ा वर्ग आयोग इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे। मैं निश्चित ही उनकी इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने जा रहा हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश के मामले में विपक्ष द्वारा सवाल उठाने को बेतुका और आधारहीन बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हमेशा रहेगा। कोई नाम बदलने से ये तथ्य नहीं बदल सकता। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर मात देने के लिए भारत को विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। One, I think we rightly called it senseless. By doing it repeatedly, it is still senseless. So I want to be very clear. Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is
Arunachal Pradesh will always be Indian. And I hope I'm saying it so clearly that not only in the country but beyond the country also people get that message very, very clearly. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा की। चीन के दावे को निराधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार सर्वोच्च भारतीय देशभक्त हैं। कांग्रेस के ज़माने में तो बॉर्डर एरिया में काम नहीं होते थे तो चीन बड़ा खुश थे, क्योंकि रास्ता जो भी ढांचा है वो चीन की ओर से बनाया जा रहा था और भारत की ओर से तो बॉर्डर एरिया को छोड़ चुके थे। तो मोदी जी ने आकर के ये कांग्रेस का नीति को पलट करके अब सारे बॉर्डर एरिया में रास्ते बन रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सुविधा 4G नेटवर्क पहुँच रहे हैं, स्कूल, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़, गांव में पीने का पानी, बिजली सब पहुँच रहे हैं। तो अब बॉर्डर एरिया में इतना बड़ा काम हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, अब अरुणाचल में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन बन गए हैं, तो ये सब देख करके चीन भड़क गई है। तो हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉर्डर एरिया को हम लोग अंधेरा में तो नहीं रख सकते हैं। मोदी जी ने शुरू से कहा कि उनका प्राथमिकता बॉर्डर एरिया है और नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट्स और ख़ास करके जो बॉर्डर एरिया हैं जिसको कांग्रेस ने छोड़ चुके हैं उसको फिर से मुख्य धारा में लाना है। भारत में यूपीआई माध्यम से लेन देन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। विभिन्न स्रोतों से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में लेन देन में संख्या के हिसाब से 55% वृद्धि हुई और आंकड़े ये पिछले साल मार्च की तुलना में 13.44 अरब हो गया, जबकि मूल्य के हिसाब से 40% वृद्धि हुई और ये 19.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस साल फरवरी में लेन देन के हिसाब से 12.10 अरब और मूल्य के हिसाब से 18.28 लाख करोड़ रुपए था। इस साल जनवरी में ये संख्या के हिसाब से 12.20 अरब व मूल्य के हिसाब से 18.41 लाख करोड़ रुपए था। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। फेक खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने फेक वर्सेस रियलिटी नाम से एक माइक्रो वेब पेज लॉन्च किया है। इस वेब पेज का उद्देश्य खबर की वास्तविकता को उजागर करना है। इस वेबसाइट पर भ्रामक खबरों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए का मामला दर्ज किया है। महुआ पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के होने की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि हम आपकी माफी से संतुष्ट नहीं हैं। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के चलते कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। सभी सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए आभा आईडी से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थी को 1 से 30 अप्रैल यानी 30 दिन के भीतर सीजीएचएस कार्ड को आभा आईडी से लिंक कराना होगा। तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होने पर तमिलनाडु के 5 जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों FBO से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रिवर ब्रिज के नीचे से 3 संदिग्ध देशी बम बरामद किए। पुलिस और बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को निष्क्रिय किया। ये घटना भक्तिनगर थाना क्षेत्र के खोलाचंद फाफड़ी इलाके की है। और आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। इजरायली हमले में गाजा में राहत कार्यों में लगे कुछ विदेशी नागरिकों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने जहां इस पर दुख जताया, वहीं इजरायली सेना ने स्वतंत्र जांच की बात कही है। इस सब के बीच जिन देशों के नागरिक इस हमले में मारे गए हैं, उन्होंने इजरायल के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के दौरान इजरायली हमले में हुई विदेशी नागरिकों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। दुनिया भर के कई नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है। गाजा में लोगों को राहत देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह ने कहा कि सोमवार देर रात मध्य गाजा में इजरायली हमले में 7 विदेशी कर्मचारी मारे गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और ब्रिटेन के नागरिक शामिल थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने कर्मचारियों की मौत के बाद गाजा में अपने सहायता अभियान को निलंबित करने की घोषणा की है। WCK ने इजराइल पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया है। पासपोर्ट से इन राहत कर्मियों की शिनाख्त संभव हो पाई। सहायता कर्मियों ने साइप्रस से पोत के जरिए कुछ घंटों पहले आई राहत सामग्री को पहुंचाने के बाद जब उत्तरी गाजा को पार किया तो वहां वो हमले की चपेट में आ गए। इस हमले में सहायता कर्मियों और चालक की मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे अनपेक्षित बताया। दुर्भाग्य से पिछले दिनों गाजा में हमारी सेना द्वारा अनजाने में निर्दोष लोगों को मारने का एक दुखद मामला सामने आया है। युद्ध के दौरान ऐसा हो जाता है। यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो। वहीं इजरायली सेना ने स्वतंत्र, पेशेवर और विशेषज्ञ निकाय द्वारा जांच करने का भरोसा दिया है। घटना की जांच एक स्वतंत्र, पेशेवर और विशेषज्ञ निकाय फैक्ट फाइंडिंग एंड असेसमेंट मैकेनिज्म में की जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने फ्रैंकॉम की मौत पर इजरायली राजदूत को तलब किया है। एंथनी एल्बनीज ने कहा, हम इस मामले पर पूरी जवाबदेही चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। वहीं घटना पर पोलैंड ने वॉर्सो में इजरायली राजदूत को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। मैंने इजराइल के राजदूत से व्यक्तिगत रूप से बात की, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस मामले की तत्काल पड़ताल कर पोलैंड को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने गाजा में ब्रिटिश नागरिकों सहित सहायता कर्मियों के मारे जाने के बाद इजराइल से तत्काल जांच करने और स्पष्टीकरण देने का आह्वान किया है। गाजा में सहायता कर्मियों की मौत की खबर सुनकर दुखी और स्तब्ध हूँ। हम सभी विवरणों की पुष्टि करने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं। वहीं यूरोपीय संसद और साइप्रस ने गाजा में इजरायली हवाई हमले में 7 सहायता कर्मियों की हत्या का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भूमध्य सागरीय द्वीप से सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी रहेंगे और बढ़ाए जाएंगे। EU ने गाजा की स्थिति को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि सहायता कर्मियों की सुरक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले को लेकर ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहरा गया है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस बीच इजराइल ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। ईरान ने सोमवार को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले का जवाब देने की घोषणा की है। ईरान ने कहा है कि तेहरान तय करेगा कि हमलावरों के खिलाफ किस तरह का जवाब दिया जाए और क्या सजा दी जाए। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डेप्यूटी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी का नाम शामिल है। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा कि मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बैठक बुलाने का आह्वान किया गया है। हमने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद से आज रात बैठक बुलाने के लिए कहा है और हम सभी सदस्य देशों द्वारा इस अपराध के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का इंतजार कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए एक बयान में कहा, हम सीरिया में ईरानी दूतावास पर इस अस्वीकार्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। फिलहाल हम समय से पहले निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की सभी नींवों का उल्लंघन है
और आक्रामकता का कार्य है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस हमले की रिपोर्ट के बारे में पता है। ईरान और सीरिया की सरकारों ने इस हमले की निंदा की है। हमला इतना जोरदार था कि ईरानी दूतावास के पास की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। इजराइल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इजराइल ने बीते कुछ सालों में सीरिया में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। पिछले साल अक्टूबर में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने लेबनान और सीरिया से लगी उत्तरी इजरायली सीमा पर हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने हमले बढ़ा दिए हैं। लेकिन सोमवार को जो हमला हुआ है उसके बाद इन दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव है और इससे ये संघर्ष आगे बढ़ सकता है। तुर्की में इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में आग लगने से 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। घटना की पुष्टि इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय ने की है। नाइट क्लब में आग लगने की घटना की जांच का आदेश तुर्की के न्याय मंत्री यिलमाज टुनक ने दे दिया है। मामले में 3 अभियोजक जांच कर रहे हैं। वहीं इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया है। रूस और यूक्रेन में युद्ध पहले की तरह जारी है। एक तरफ जहां रूसी हमलों में तेजी आई है, वहीं यूक्रेन भी रूस के अंदर बार बार ड्रोन हमला कर रहा है। इस बीच जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चेक नेतृत्व की पहल के तहत यूक्रेन को 576 मिलियन यूरो की लागत से 1,80,000 तोप के गोले प्रदान किए जाएंगे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यूक्रेन को हावित्जर तोपें मुहैया कराने वाली एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया। हाल के दिनों में यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी जरूर आई है, लेकिन साथ ही ये भी देखने को मिला है कि यूक्रेन रूस के अंदर बार बार ड्रोन हमला करने में सफल हो जा रहा है। मंगलवार को भी यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सरजमीन पर भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में एक औद्योगिक क्षेत्र तातारस्तान पर निशाना साधा। सुबह तड़के किए गए हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक टॉटनेफ्ट की टेनिको रिफाइनरी के पास एक यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई, जो करीब 20 मिनट तक धधकती रही। हालांकि रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इससे संयंत्र को बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि उनकी सेना यूक्रेनी सेना को पश्चिम की ओर धकेल रही है। शोइगु ने कहा कि 2023 में जवाबी कार्रवाई में विफल रहने के बाद यूक्रेनी सेना विभिन्न मोर्चों पर पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अग्रिम मोर्चे पर नतीजा हासिल न कर पाने के बावजूद कीव अभी भी अपने पश्चिमी सहयोगियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह रूसी सेना का मुकाबला करने में सक्षम है। रूस यूक्रेनी सेना को पश्चिम की ओर धकेलना जारी रखे हुए हैं। इस बीच जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चेक के नेतृत्व की पहल के तहत यूक्रेन को 576 मिलियन यूरो की लागत से 1,80,000 तोपखाने गोले प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल में जर्मनी की हिस्सेदारी 40% होगी। पिछले महीने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने चेक गोला बारूद पहल के समर्थन को छोड़कर यूक्रेन के लिए 478 मिलियन यूरो सहायता पैकेज की घोषणा की थी। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के मुद्दे पर फ्रांस के अपने समकक्ष से मुलाकात की। ब्लिंकन ने यूक्रेन को हावित्जर तोपें मुहैया कराने वाली एक हथियार फैक्ट्री का दौरा भी किया। यूक्रेन के पास वर्तमान में 49 फ्रांसीसी निर्मित सीजर स्वचालित हावित्जर तोपों का बेड़ा है, जिसमें से 30 फ्रांस और 19 डेनमार्क द्वारा उपहार में दिए गए हैं। यूक्रेन को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जहां फ्रांस कई अन्य क्षेत्रों में हमारे रक्षा औद्योगिक आधार को फिर से बनाने और मजबूत करने में वास्तविक नेता है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने उन 2 रूसी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे उत्तर कोरिया और रूस के बीच युद्ध सामग्री पहुंचाई गई थी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, उत्तर कोरिया पर रूस को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल जैसे हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाते रहे हैं। सरकार ने उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य सहयोग पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। सरकार ने लगातार उत्तर कोरिया और रूस से सैन्य सहयोग तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने निप्रोस्ट्रोस और किरोवोग्राद में रात भर किए गए हमले में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। साथ ही दूसरे क्षेत्रों में रूस के 10 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है।
इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस ये पता लगा कर रहेगा कि मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले के पीछे किसका हाथ है। इस हमले में 144 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं अमेरिका ने हमले में आईएस खौरसन के हाथ होने के पर्याप्त सबूत होने का दावा किया था, लेकिन रूस का कहना है कि उसके पास सबूत है कि हमलावरों का संबंध यूक्रेन से था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।